Hello children. In previous lecture we discussed about chapter number 1 in civics. The name of the chapter is What is Democracy, Why Democracy. हम लोग डिस्कस कर रहे थे सिविक्स के आपके चैप्टर नंबर 1 के बारे में और उसमें मैंने आपको तमाम टॉपिक पढ़ा भी दिया था। डेमोक्रेसी क्या होता है वो डिफिनेशन आपने जान लिया। डेमोक्रेसी के आपने 4 फीचर्स भी देख लिए। मैंने आपको बताया था चारों फीचर बड़े इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें छोड़ नहीं सकते। उसके बाद मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था आर्गूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी के विरोध में जो सेंटेंसेस कहे जाते हैं, डेमोक्रेसी कितना बेकार है इसके लिए जो सेंटेंस कहे जाते हैं वो इसमें आपने जाना। दूसरा आपने टॉपिक पढ़ा आर्गूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया गया, डेमोक्रेसी क्यों बेटर है इसके बारे में बात की गई है। 2 चीज़ें हमने बात की, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में और डेमोक्रेसी के सपोर्ट में। आइए आज लेक्चर को आगे कंटिन्यू लेके चलते हैं और आज हेडिंग देखते हैं हम लोग ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। ये आपके इस चैप्टर का लास्ट हेडिंग है, लास्ट टॉपिक है। आज डिस्कशन करके इस टॉपिक का आपका चैप्टर मैं फिनिश कर देता हूँ। आपके प्री क्वार्टरली की एग्ज़ाम का पोर्शन आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी का तो आपने डिफिनेशन पढ़ लिया था, व्हाट इज डेमोक्रेसी, सब कुछ अच्छे से डिफाइन किया, लेकिन उसका ब्रॉडर मीनिंग देखते हैं कि डेमोक्रेसी का पूरा मीनिंग क्या है बहुत बड़े में। क्लियर? तो सबसे पहले बात करते हैं इसके पहले पॉइंट की, इवैल्यूएशन ऑफ डेमोक्रेसी, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इवैल्यूएशन ऑफ डेमोक्रेसी, तो इवैल्यूएशन करने का मतलब क्या है, अगर मैं आपको 500 साल पहले ले चलूं तो आप उस तरह की डेमोक्रेसी नहीं पाएंगे जैसी डेमोक्रेसी आज हुई है। डेमोक्रेसी उस समय भी निश्चित तौर पे रही होगी, चाहे मैं एंशिएंट हिस्ट्री की बात करूं, मेडिवल हिस्ट्री की या मॉडर्न हिस्ट्री आपने पढ़ाई है, सब कुछ सारी हिस्ट्री आपने पढ़ा, तो आपने देखा है स्टार्टिंग में वो डेमोक्रेसी रही नहीं। डेमोक्रेसी जैसा कुछ ज़रूर हुआ वहाँ पे, लेकिन वो डेमोक्रेसी का धीरे धीरे इवैल्यूएशन हुआ है, धीरे धीरे वो डेमोक्रेसी आगे बढ़ी है। और आज की जो हम डेमोक्रेसी देखते हैं, इस डेमोक्रेसी को हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का क्यों कहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं इंडिया का पॉपुलेशन कई करोड़ है। इतने करोड़ लोग बैठकर अगर कोई डिसीजन के बारे में बात करें या कोई प्रोग्राम के बारे में बात करें तो निश्चित तौर पे कभी अच्छे प्रोग्राम या अच्छे पॉइंट्स उभर कर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि सभी इंसानों की अलग अलग सोच, कोई अलग पॉइंट रखेगा, कोई अलग पॉइंट रखेगा। कई सारे रिलीजन है तो कोई अलग पॉइंट रखेंगे, कोई अलग पॉइंट रखेंगे। इसीलिए क्या होता है कि हम लोग मिलकर कुछ नेताओं को चुनते हैं। उन नेताओं पे हम ऐसा उम्मीद रखते हैं, ऐसा भरोसा रखते हैं कि ये नेता हमारे लिए बेहतर कार्य करेगा और उसी प्रकार वो लीडर हमारे लिए काम करता है। उसी को हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। यानी जब टोटल पॉपुलेशन अपनी पसंद का कोई लीडर नियुक्त कर दे, अपनी पसंद का कोई लीडर सेलेक्ट कर दे, तो वो लीडर आपके कंट्री को लीड करता है, साथ ही आपको लीड करेगा। और उस प्रकार की गवर्नमेंट को, उस प्रकार के डेमोक्रेटिक कंट्री को हम लोग रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं। क्लियर? दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, वाई रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज नेसेसरी। हम जानते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्यों जरूरी है, क्यों ज़रूरत है। तो इस पॉइंट को मैं पीछे भी डिस्कस किया हूँ, हालांकि फिर डिस्कस मैं कर दे रहा हूँ कि क्यों ज़रूरत है। नीचे पॉइंट भी दिया है, लार्ज नंबर ऑफ पीपुल प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू इंक्लूड ऑल डिसीजन। आप जानते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरी है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर एक देश में, मैं इंडिया की ही बात करूं तो लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। प्रैक्टिकली अगर हम देखा जाए तो इम्पॉसिबल होता है किसी भी डिसीजन को लागू करना या किसी भी डिसीजन को आगे प्रोवाइड करना, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जितने लोग होंगे उतनी प्रकार की सोच होगी, अलग अलग धर्म के लोग होते हैं, अलग अलग उनके कार्य होती है, अलग उनके मेथड होते हैं। उनको एक साथ एक डिसीजन के लिए राजी कर लेना प्रैक्टिकली तो इम्पॉसिबल है। आप उन्हें एक डिसीजन के लिए सभी लोगों को एक साथ राजी नहीं कर सकते। तो क्या करिएगा, आप लोग मिल के भैया अपने अपनी तरफ से बेस्ट नेता को चुनिए। वो नेता जब पार्लियामेंट में जाएगा तो वह एक तरह से आपका रिप्रेजेंटेटर हो जाएगा और आपकी बातों को वो पार्लियामेंट में रखेगा और निश्चित तौर पे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कार्य करेगी जो सारे पब्लिक के लिए बेहतर कार्य होगा। दूसरी बात, बाई चांस अगर वो नेता बेहतर कार्य नहीं किया, आपने रिप्रेजेंटेटिव अपना नियुक्त कर दिया, वो गया वहाँ पे डिसीजन ले रहा है, लेकिन वो आपको पता चला वो बेहतर डिसीजन नहीं लेगा, तो फिर जब आने वाले इलेक्शन में आप क्या कर सकते हैं, उसको पद से हटा भी सकते हैं।
तो यानी डेमोक्रेसी की यही रूल है कि आपके द्वारा नियुक्त किया गया रिप्रेजेंटेटर अगर आपकी बात को संसद के समक्ष यानी पार्लियामेंट के समक्ष नहीं रखता है तो आप उसे पद से हटा भी सकते हैं नेक्स्ट टर्म पे। यही कहला रहा है आपका रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। क्लियर? आगे ले चलते हैं। आप देखिए डेमोक्रेसी वर्सेज गुड डेमोक्रेसी। आपने पढ़ा ही होगा गवर्नेंस वर्सेज गुड गवर्नेंस, यानी डेमोक्रेसी और बहुत अच्छी डेमोक्रेसी। क्लियर? डेमोक्रेसी का आने के लिए तो बहुत सारी कंट्रियों में है, निश्चित तौर पे मैं कई सारी कंट्रीज़ में आप डेमोक्रेटिक कंट्री डेमोक्रेटिक, अब आप नेपाल का ही ले लीजिए डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन वहाँ कहा जाता है मार्क्सिस्टों का ज़्यादा चलता है, यानी माननीय प्रचंड जी का वहाँ ज़्यादा चलता है, मार्क्सिस्टों का ज़्यादा चलता है। तो वहाँ मैं केवल डेमोक्रेसी कह सकता हूँ, गुड डेमोक्रेसी मैं वहाँ पर नहीं कह सकता। मैं बात इंडिया की करूं तो इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं है, इंडिया में गुड डेमोक्रेसी है। क्यों? क्योंकि यहाँ चेक एंड बैलेंस है, यहाँ कोई डिटेक्टर नहीं बन सकता, यहाँ जो भी कार्य किए जाएंगे वो पब्लिक के बेहतर फ्यूचर के लिए किए जाएंगे। यहाँ कोई एक इंसान कभी डिसीजन नहीं लेता है, बल्कि डिसीजन सभी सब मिल कर लेंगे और वो डिसीजन ही लिया जाएगा जो डिसीजन पब्लिक के लिए बेहतर हो, ना कि ऐसा डिसीजन लिया जाएगा जो गवर्नमेंट के लिए बेहतर हो या उसी इंडिविजुअल लीडर के लिए बेहतर हो। ऐसा डिसीजन नहीं लिया जाएगा। जहां इस प्रकार इस तरह के डिसीजन लिए जाते हैं उसी कंट्रीज़ को हम कहते हैं गुड डेमोक्रेटिक कंट्री। क्लियर? तो डेमोक्रेसी मीन्स डेमोक्रेसी लोकतंत्र, लेकिन गुड डेमोक्रेसी क्या होता है? बहुत बढ़िया लोकतंत्र, यानी हर एक जगह पे चेक एंड बैलेंस है, हर एक जगह पे डिसीजन जो है वो निश्चित तौर पे बेहतर डिसीजन लिए जा रहे हैं पब्लिक के लिए। डिसीजन अगर आप बेहतर नहीं लेंगे तो पब्लिक आपको पद से हटा देंगी। जब आपकी पब्लिक को, जब आपके लोगों को इतने सारे अधिकार कोई कंट्री या उस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन दे देता है तो उस कंट्री के डेमोक्रेसी को हम गुड डेमोक्रेसी कहते हैं। तो ये डिफरेंस होता है डेमोक्रेसी और गुड डेमोक्रेसी में। आपने गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस भी पढ़ा होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है कंसल्टेशन एंड कंसेंट ऑफ ऑल दोज हु आर अफेक्टेड बाय डिसीजन। हाँ जी, बाई चांस कभी कोई लीडर डिसीजन लिया, किसी प्रकार का कोई डिसीजन ले लिया, उससे किसी इंसान का फंडामेंटल राइट्स अफेक्ट होता हो या किसी प्रकार का उसके किसी राइट्स को अफेक्ट पड़ रहा हो, ऐसा ना हो पाए, इसीलिए कोशिश किया जाना चाहिए कंसल्टेशन और कंसेंट करने का। यानी जो भी आप प्रोग्राम ला रहे हैं, जो भी आप योजनाएं चला रहे हैं, उनको पहले कंसल्ट करिए और कंसेंट करिए, उसके बाद ही उसे लागू करिए। क्लियर? इंडिया में ये बहुत देखने को मिलता है। निश्चित तौर पे इंडिया वेरी गुड डेमोक्रेसी, ऐसा कोई डेमोक्रेसी निश्चित तौर पे नहीं है। अब आप देखिए इस समय गवर्नमेंट जो योजनाएं चला रहा है, चाहे वो जो भी प्लानिंग चला रहा है, तो क्या करता है, उस प्रोग्राम को सबसे पहले अपने अकाउंट पे रखता है। जो अपना उसका ईमेल आईडी बनाया है उसमें वो उस पॉइंट को रख देता है, योजना को रख देता है। उसके बाद क्या करते हैं, आप उस डिपार्टमेंट के वेबसाइट को खोलिए और आराम से उस पूरे प्रोग्राम्स को पढ़िए। क्लियर? आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, पसंद नहीं आया तो अनलाइक कर दीजिए। और आप देखते हैं ऐसा गवर्नमेंट करती है, और जब लाइक्स ज़्यादा मिल जाते हैं किसी प्रोग्राम पे तो गवर्नमेंट उसे लागू कर देती है, उसे जारी कर देती है पूरे इंडिया में, क्योंकि निश्चित तौर पे वो एक पब्लिक को लेकर एक कंसल्ट कर लेती है, एक कंसेंट कर लेती है। अब आप कहेंगे सर 121 करोड़ 126 करोड़ लोगों से कैसे कंसल्ट हो पाएगा? तो निश्चित तौर पे नहीं हो पाएगा, लेकिन जो कंप्यूटर चला रहा है वो ऐसा मानता जाता है कि वो कहीं ना कहीं उसको नॉलेज है, अच्छा खासा प्रोग्राम उसके हेल्पिंग का है या नहीं है, ये उसको ज़्यादा पता होता है। और जब वो आपका लाइक करता है तो समझिए वो कम से कम 20 से 25 लोगों का लाइक आपको एक बार करके दे देता है। क्लियर? तो ये बेहतर होता है कि कंसल्ट कर लीजिए, उनसे थोड़ा कंसेंट कर लीजिए। उसके बाद निश्चित तौर पे 126 करोड़ लोग नहीं पार्टिसिपेट कर पाएंगे, लेकिन कम से कम कुछ लोग तो पार्टिसिपेट करेंगे और उनका लाइक कहीं ना कहीं उस प्रोग्राम के लिए बेस्ट और बेकार का सिंबल देगा, एक साइन देगा। क्लियर? लास्ट पॉइंट जो है आपके वो इस चैप्टर का, वो क्या है? नो कंट्री इज परफेक्ट डेमोक्रेसी, वी द पीपल मेक इट। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, निश्चित तौर पे आपके चैप्टर का लास्ट लाइन और सबसे इंपॉर्टेंट टाइम। कोई भी कंट्री कभी परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं बन पाएगी, निश्चित तौर पे परफेक्ट डेमोक्रेसी कोई भी कंट्री नहीं बन पाती है। ठीक, ये परफेक्ट डेमोक्रेसी तभी बन पाएगा जब
वी द पीपल मेक इट, जब हम भारत के लोग या हम लोग उसे परफेक्ट बनाएं। इसलिए अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते होंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में पहला ही वर्ड लिखा है वी द पीपल, यानी हम लोग। यानी किसी देश की डेमोक्रेसी तभी सबसे बेस्ट यानी गुड डेमोक्रेसी कहलाएगी जब वहाँ के लोग उस देश के डेमोक्रेसी को बेहतर बनाएंगे। क्लियर? यानी हमारे ऊपर डिपेंड होता है अपने देश की डेमोक्रेसी को बेस्ट बनाना, और हमारे ही ऊपर डिपेंड होता है कि हम अपने डेमोक्रेसी को किस प्रकार ख़त्म भी कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है डेमोक्रेटिक कंट्री में जनता का ही राज है, जनता का ही शासन है, और सब कुछ जनता के ही हाथ में है। क्लियर? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, नो कंट्री इज परफेक्ट डेमोक्रेसी, वी द पीपल मेक इट। कोई भी कंट्री परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं बन सकती, बन तभी सकती है जब वहाँ के नागरिक एक परफेक्ट डेमोक्रेसी बनाएं। क्लियर? तो इसी लास्ट हेडिंग के साथ आपके इस चैप्टर सिविक्स के फर्स्ट चैप्टर की समाप्ति की जाती है। यही आपका लास्ट हेडिंग था, ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। आपका सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 फिनिश हो गया। यानी आपके हिस्ट्री के 2 चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया। ज्योग्राफी का मैंने पहला चैप्टर कंप्लीट किया, सिविक्स का मैंने पहला चैप्टर कंप्लीट किया, यानी 4 चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। जो आपके प्री क्वार्टरली एग्ज़ाम के जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया। यानी नेक्स्ट टर्म पे आपका मैं रिवीजन क्लास दूंगा, जो चैप्टर्स आपको पढ़ाया हो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स में, जब तक आपका एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं हो जाता। क्लियर? सर आपको बता चुके हैं 4 अगस्त से आप लोग का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, जो 100 मार्क्स का होगा, 1 आवर्स का होगा। 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 क्वेश्चन रहेंगे, सब इक्वल मार्क्स के रहेंगे, यानी 2.55 मार्क्स से 2.5 नंबर के 100 नंबर का टोटल पेपर होगा। फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, 1 वर्ड आंसर, और साथ ही साथ आपका MCQ। यही 4 टॉपिक आपके एग्जाम में दिए जा रहे हैं, इन्हीं 4 का आपको आंसर देना है। शॉर्ट में या लॉन्ग में आपको जाने की ज़रूरत नहीं, वेरी शॉर्ट तक आप क्वेश्चन तैयार कीजिए और 100 बाई 100 मार्क्स पाके किनारे होइए। क्लियर? तो ये आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है। अब आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। SST का पोर्शन कंप्लीट है, 4 चैप्टर यही आएंगे आपके एग्जाम में। बाकी आप लोग बुक एक्सरसाइज कर लीजिएगा, सिविक्स के चैप्टर नंबर 1 का यही आपका होमवर्क है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ रिवीजन क्लास के साथ। ओके, थैंक यू।